70 when you don't even want to put up a candidate there. So I find that very strange. In any event, let's go straight across to Mr. धनंजय जुनारकर, एडवोकेट धनंजय जुनारकर साहब, कांग्रेस के बड़े दिनों के बाद एक बार फिर हम लोगों के साथ। जुनारकर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जय सिया राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं? बस सर आप दोनों का आशीर्वाद। जी क्या बात। आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए था। आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा भाई, ये जो नाम आया था अभी जुनारकर साहब का, उसके ऊपर आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आ रहा था, तो उसको जरा डाउन कर दें, तो जुनारकर साहब का नाम जरा अच्छी तरह दिखा दें प्लीज। जी तो जुनारकर साहब ये बताएं सर। बोलिए सर। राहुल गांधी जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग उनको बहुत पसंद करने लगे हैं, लोग जो हैं बात करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वगैरह वगैरह। तो कांग्रेस के भीतर क्या बातचीत चल रही है सर? सब पॉजिटिव माहौल है और जो लोग चाहते हैं वही पार्टी भी चाहती है और लोगों से बड़ा कोई नहीं। और मीडिया में आपने जिस प्रकार से अभी वक्तव्य दिया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मीडिया का जो पहले का जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा अलग था, और आप जैसे अच्छे पत्रकार एकदम बिल्कुल कटाक्ष से ध्यान रखते हैं और बिल्कुल सच्ची राय अपनी प्रकट करते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर आपकी बात सुनते हैं। लेकिन अब तो मीडिया भी आपके साथ हो गया है सर। जी न्यूज में तो सुना है कि उधर जो बिल्कुल टोटली बीजेपी के साथ होते थे, सुना है आदरणीय सामान्य सुभाष चंद्रा जी ने तो हिदायत दी है कि कांग्रेस को अच्छी तरह कवर करिए, ऑपोजिशन को अच्छी तरह कवर करिए। क्या दिखा रहे हैं आप लोग? और कई लोग जो थे वो टोटली बिल्कुल बीजेपी के साथ जो आइडेंटिफाइड थे उनको निकाल भी दिया गया है, सुनने में ऐसा आया है। और मेन सर रामदेव बाबा तारीफ करने लगे राहुल गांधी जी का। जी बाबा रामदेव ने तारीफ करनी शुरू कर दी। ये क्या हो गया सर? ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी सर? ये तो बारिश के दिनों में, प्रदीप जी आपको जानकर के हैरानी होगी, बारिश के दिनों में ब्रह्म घाट जो है उसके आसपास जो गंगा बहती है ना, उसकी धारा उल्टी हो जाती है, तो उल्टी बैठती है वो। तो ये अभी कैसे चालू हो गई सर? ये बताएं जुनारकर साहब, क्या किया आप लोगों ने? सर हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग ने सिर्फ ईमानदारी से लोगों तक हम गए। लोगों की समस्याएं हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाई। जो मीडिया ईमानदार था, वो कवर करना चाहता था, वो हमारे साथ रहा। और सर अभी आपने जैसे एक उदाहरण दिया, वैसे मैं और एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये बीजेपी के लिए उदाहरण है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागना शुरू करते हैं। तो अभी आप इससे अनुमान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि लोग जो यहाँ वहाँ अपना पाला बदल रहे हैं या यहाँ से वहां भाग दौड़ी कर रहे हैं या अपने बर्ताव में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले उनका व्यू, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था, बिल्कुल बायस था। और अभी हवा की लहर उनको समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं। और बिल्कुल अभी सच्चे और अच्छे दिन अभी आने वाले हैं, ये लोगों के दिमाग में समझ में आने लग गया है सर। जुनारकर साहब, मोदी साहब ने राहुल गांधी जी पर ऐसे आरोप लगा दिया कि आज आप मोदी और अपना अडानी और अंबानी के नाम नहीं लेते। आप पार्लियामेंट को इतना परेशान कर दिया था, पार्लियामेंट में हर वक्त अडानी अंबानी 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ का घपला, अलग अलग घपले कोयला घोटाला, तो ये सब एक्सपोज करते करते आज अचानक आप क्यों चुप है? राहुल गांधी जी से मोदी जी ने पूछा, तो ये क्या है? व्हाई इज राहुल गांधी जी साइलेंट? जुनारकर साहब, मोदी साहब आगे जाकर कह रहा है कि कुछ ना कुछ डील हो चुका है, ट्रक लोड टेम्पो लोड भर भर के पैसे आ गए। सर इस सवाल के दो जवाब है, दोनों अलग अलग जवाब है, और दोनों में जवाब आपको देना पसंद करता हूं सर। पहला जवाब तो ये है कि मोदी जी अपने एजेंडे के ऊपर हम लोग को लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अडानी और अंबानी के मुद्दे पर बात करते रहिए, तो जो मुख्य मुद्दे हैं, नौकरी, महंगाई, बेकारी, महिलाओं के अपमान, किसानों की आय दुगनी न होना, और व्यापारियों के जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम से आपका पूरा ध्यान सिर्फ अडानी और अंबानी के ऊपर आए, ये उनका एजेंडा है, उनके ऊपर वो लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि किसी भी ये तीनों चरणों में
विपक्ष के कोई भी लोग मोदी जी के एजेंडे के ऊपर जा नहीं रहे। इसके लिए मोदी जी की भाषा विपरीत होती जा रही है, और ये मोदी जी की जो भाषा का वो जिस प्रकार से चयन कर रहे हैं, उसके लिए सर मैं एक संस्कृत का छोटा सुभाषित 4 लाइन का आपको पढ़ के बोल के सुनाता हूं सर। संरोहति अग्निनाम दग्धम वनम परशुनाम हतम। संरोहति अग्निनाम दग्धम वनम परशुनाम हतम। वाचा दुरुक्तम बिभत्सम न संरोहति वाक्षतम। अर्थात भयानक आग से या फिर कुल्हाड़ी से काटे गए वन में भी धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने लगते हैं, लेकिन अप्रिय और कटु वचनों से दिए गए घाव कभी भर नहीं पाते। आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो आदरणीय शरद पवार साहब के लिए उन्होंने जो शब्द वापरे, आदरणीय राहुल जी के लिए जो शब्द वापरे, आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए जो शब्द वापरे, जो चयन शब्दों का वो कर रहे हैं, वो उससे बिल्कुल घाव ही लग रहे हैं, दिलों में चोट लग रही है। और जनता को इस प्रकार से इतने बड़े पोस्ट के ऊपर का एक व्यक्ति, 10 साल पंतप्रधान रहा हुआ व्यक्ति ऐसे शब्द वापरता है, ये जनता में गलत मैसेज जाता है और लोग ये चीज पसंद नहीं करते। इसका आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं और 2 चरणों में अंदर अंदर सबको मालूम पड़ गया, बीजेपी को मालूम पड़ गया कि अभी हमारे जाने के दिन आ गए हैं। तो जुनारकर साहब ये बताएं, अभी हाल ही में एक छोटा सा सवाल है, हाल ही में यानी कल अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई 20 दिन के लिए। उन्होंने कहा कि भाई आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, तो उससे क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे और एक अच्छे व्यक्ति है। उनको मालूम है कि कब कम समय में कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। और वो सत्ता में है, एक सीएम है, एक विद्वान आदमी को कम शब्दों में और कम समय में, मतलब 50 बॉल में 100 रन बनाने वाले काम उनको सौंपा गया है। अभी 20 दिन बचे हैं, फाइनल स्लॉग ओवर चल रही है, उसमें कहाँ चौके छक्के मारने उनको समझ में बिल्कुल है। और वो बिल्कुल अभी जो आते हुए आज की पेपर्स की हमने हेडलाइंस पढ़ी है, उन्होंने जो 3-4 सेंटेंस बोले और जो धोखा सामने है कि अगर मोदी जी वापस चुन के आते हैं तो योगी जी के साथ क्या होगा, पहले 2 महीने में उनको घर पे बिठा दिया जाएगा, बाकी सब महत्व के नेताओं को जेल हो जाएगी। इस प्रकार की 2-3 बातें महत्व की उन्होंने बताई है। तो बिल्कुल लोग इस चीज का विचार करेंगे और बहुत बिल्कुल बेनिफिट होगा, इंडिया हमारे आघाड़ी के लिए बहुत फायदा होगा सर। जोरावर साहब, बार बार राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो, आपका मैनिफेस्टो को मोदी साहब ने कहा कि नंबर 1 पहले मुस्लिम लीग का छाप था, और फिर कहा कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट छाप है। वो एक्सरे मशीन हर जगह जाएगा, घर घर से मंगलसूत्र अलग अलग चीज आप लेके जाएंगे। सैम पिट्रोडा जी ने कहा, वो भी प्रॉब्लम हो गए बार। तो लेफ्टिस्ट क्या ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है या मुस्लिम लीग के आइडियोलॉजी है? कुछ आपने वहां से इनकॉर्पोरेट किए हैं क्या? हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? जो एक्यूजेशन आप पे लगा दिया लगातार, मोदी जी अमित शाह का चार्ज है, पहले मुस्लिम लीग का छाप है, उसके बोले लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। सर ऐसा है कि भारत देश और ये हमारी इंडिया आघाड़ी सबको लेके चलने वाला पॉलिटिकल पार्टी है, और इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, सभी के विचार हम ले रहे हैं, किसी एक पार्टी के मन से ये आघाड़ी नहीं बनी। इसमें काफी अलग अलग पक्ष है, अलग अलग विचारधारा के पक्ष है, लेकिन सबका आज की तारीख में एक ही ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता पे आने नहीं देना है। तो इसी लक्ष्य में आपको काम करना है। आप देखिए, शुरुआत से हम लोग जो है थोड़ा सा लेट तरफ ही थे, क्योंकि आदरणीय पंडित नेहरू जी ने जो बड़ी बड़ी योजनाएं लाई, वो रशिया के वहां के उनके माध्यम से, उनकी जैसी पॉलिसी थी उस पॉलिसी के प्रकार से लाई, क्योंकि हमारे पास कोई धन नहीं था, हमारे पास फंड नहीं था, कैपिटल नहीं था। तो सर हमको थोड़ा सा वैसे ही, हम गरीब है, तो गरीब एक राष्ट्र को जिस प्रकार से प्रगति करने के लिए जो चीजें चाहिए वो करना पड़ेगा। अगर आज हम 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए, मुफ्त राशन देने के लिए मजबूर है, उनको गरीबी की रेखा के ऊपर अगर हमको लाना है, तो हमको उस प्रकार से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आप हमारी योजनाओं पे हंसते हैं, या आप ये कहते हैं कि इतने पैसे कहां से लाएंगे, या आपके ऑलरेडी कोई राज्य में सत्ता है, आपने वहां ये सब क्यों नहीं किया।
तो सर पैसा वहां अगर आता है तो ये हम लोग बिल्कुल करेंगे। पर ये सवाल कभी मीडिया मोदी जी को नहीं पूछता कि आपने जो गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी की, आपने जो गारंटी दी थी पक्के मकान 2022 में सबको हो जाएंगे, आपने किसानों की जो आय दुगनी वाली गारंटी दी थी, ये सब, और काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी, ये जो गारंटी आपने पहले से दी थी, ये गारंटी का क्या हुआ? ये गारंटी आपने कैसे दी? लेकिन आपका क्या जुनाकर कैलकुलेशन साहब, था? अभी अभी हमारे साथ अजय पाठक जी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वो कहते हैं कि हमने तो एक एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी हैं, 10 साल में बल्कि 30 के 40 करोड़ नौकरियां मिली होंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात हो। उन्होंने कहा जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसको कांग्रेस ने पूरा खत्म करके रख दिया था, ऐसा उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, उसने जो नौकरियां दी हैं वो तो हर साल में 2 करोड़ से ज्यादा हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं वो भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही दी हैं। आप बताएं सर। सर, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है और जितना भी वो बात कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन के जो शो होता है उससे उसके लेवल पे वो लंबी लंबी फेंकना, ये एक ही काम इनका है। अगर आप देखिए जिस प्रकार से लोगों को जो लोन 27 रुपया पर डे भी किसान की आय नहीं हो रही है, 27 रुपीज पर डे, ये हमारे लोगों की हालत आज की तारीख में है। जीडीपी 45 साल में सबसे कमजोर है हम लोग। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डॉलर का भाव में हम अफगानिस्तान से भी पीछे हो गए थे। आप पूरी तरह से देखिए कि अगर सब कुछ अच्छा होता तो सर ये उसी चीज पे वोट मांगते। ये आज की तारीख में मटन, मंगलसूत्र, भैंस और कहां से मुद्दे लेके आते हैं और उसकी वो उस एजेंडे पे आपको और हमको लेके जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग भी समझ गए हैं, पार्टियां भी समझ गई, नेता भी समझ गए। पर आज की तारीख में सबसे बड़ा बयान मैं आपको ये देना चाहता हूं सर, ये कि देश का ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता ऐसा हो गया है। आज लोगों ने सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को घर पे बिठाना है। कैंडिडेट कोई भी अच्छा कैंडिडेट देखो जो जीत के आ सकता है, उसको हमको वोट देना है। ये अंडर करंट है, हम लोगों में घूम रहे हैं। आप जब देखेंगे कि 400 पार की ये बात कर रहे हैं, ये लोग 150 पार भी होने वाले नहीं है, इससे भी इनकी बदतर हालत होने वाली। सर जुनारकर साहब, अमित शाह जी, मोदी साहब, अमित शाह जी का कहना है कि मोदी जी का कब सपना है मिशन विकसित भारत, विकसित भारत, और आपका कांग्रेस इफ इट कम्स टू पावर इट विल बी मिशन कैंसल। जो भी देश हित राष्ट्र हित में मोदी जी ने किया, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो, राम मंदिर का निर्माण हो, CAA हो, अलग NRC का इन्फोर्समेंट हो, UAPA हो, अलग अलग चीज जो मोदी साहब ने देश हित में कानून बनाकर लाए, आपका मिशन होगा मिशन कैंसल। You are going to cancel everything that Prime Minister Modi has done for national security and for nationalism. तो कैसे आप देखते हो, आपका मिशन कैंसल है, आरोप है आप। सर मोदी जी का जो मिशन है सर, नाली में चाय बनाना, गुजरात मॉडल जो आपने देखा सुपर डुपर फ्लॉप, उसके बाद आपने देखा था गुरु नानक, कबीर, बाबा गोरखनाथ साथ में बैठ के चर्चा करते हैं। बादलों में आपको चतुराष्ट्र का फाइटर प्लेन आपको दिखेगा नहीं। बाद में कनाडा में मोदी जी ने कहा था A+B मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का वापस स्क्वायर, इसका परिणाम में 2AB में एक AB ज्यादा मिल जाता है। ये सभी बातें सुन सुन के लोग पक चुके हैं। अभी मोदी जी को कोई भी सीरियसली भारत में तो नहीं ले रहा, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं ले रहा। और मैं आपको ये जो बोल रहा हूँ विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं, तो वो विकसित क्या 10 साल में किया वो कीजिए ना। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत ये कंटिन्यूसली बोल रहे, कांग्रेस मुक्त भारत कर नहीं पा रहे। आपका भाषण भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा। आप भाषण में भी आपको गाली देने के लिए भाषण की स्टार्ट में ही कांग्रेस का नाम लेना पड़ता है। ये आपकी कमजोरी है, ये हमारा विजय है। ये आप इसका चयन आप खुद ही कीजिए कि अभी तक उनका भारत 10 साल में कहां गया। जुनेकर साहब, जयराम रमेश जी ने मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से 2-3 सवाल पूछे अभी मई के पहले हफ्ते में। उन्होंने ये कहा है कि भाई आज भी 7 से 8 किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। दूसरा, आदिवासियों को जो एक बिल पास किया था सरकार ने, याद होगा आपको, पता नहीं,
कांग्रेस की सरकार ने 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसको एफआरए कहते हैं, वो पास किया था, जिसके तहत जो फॉरेस्ट है, वन जो है यानी जंगल जो है, उस पर पहला हक आदिवासियों का है। उसको भी लेकर के आदिवासियों के जो हक हैं वो छीने जा रहे हैं। चौथी चीज, आज की तारीख में जैसे मराठवाड़ा है, जैसे विदर्भ है, वहां पर जो अभी क्राइसिस चल रहा है, उस विषय के बारे में भी आज की तारीख में बीजेपी की सरकार कुछ खास नहीं कर रही है। आप ये बताएं, आप तो महाराष्ट्र से ही हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? सर, ये लोग बहुत प्लान से काम करते हैं। अभी आपने जो आदिवासी के बारे में बताया, जी। और आपने आपके पहले नामबियार साहब ने बोला कि कांग्रेस पार्टी सब कैंसिल 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 करती है, तो ये दोनों शब्द देखो कैसे कॉन्ट्रेडिक्ट है। मैं आपको बताता हूं, हमने आदिवासियों की जमीन आदिवासी के सिवा और कोई ले नहीं सकता, हमने ये कायदा हमने बनाया, तो जी, हमने अभी भी है, हमने ये अभी भी है हाँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो कांग्रेस ये चाहती है कि जो भी जमीन है, जो भी जल है, उनके ऊपर आदिवासी का हक होना चाहिए, उनका कायदा हमने साथ में रखा। लेकिन आरएसएस की सर पॉलिसी ऐसी है कि आदिवासी ये शब्द ही वो लोग पसंद नहीं करते। आदिवासी को वो लोग वनवासी शब्द बोलते हैं, और वनवासी शब्द बोलने से इन लोगों की टेक्निक ये है कि आदिवासी के लिए जो कायदे बने हैं वो धीरे धीरे कायदे वो पूरे निरस्त किए जाए। इनको वनवासी बोलो, उनको वहां से ट्रांसफर कर दो, और वहां की भी जमीन है और वहां की भी खदान और बड़े बड़े जो एरिया है वो भी अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देना चाहते हैं। इस प्रकार से उनका काम है। और जहां जहां आप देखो कि गरीबों को फ्री में राशन 1 रुपए में हम लोग गेहूं चावल बड़ा अनाज हम लोग दे रहे थे, ये खाली नाम चेंज कर लेते हैं पॉलिसी का और उसी में काम करते हैं। पर इसमें से अभी अभी हमने कुछ आंकड़े देखे कि अभी लोक संख्या 140 करोड़ हो गई है और हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। जो कैलकुलेशन होना चाहिए था उसके हिसाब से 95 करोड़ लोगों को ये राशन मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी वो जो गरीबी की रेखा के अंदर की जो मस्ती की है, उससे 14 करोड़ लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को राशन बिल्कुल नहीं मिल रहा और अनाज के लिए वो लोग तड़प रहे। तो ये लोग सर गरीबों के दुश्मन है, और मैक्सिमम जितने भी अमीर है, जितने भी उद्योगपति है, उनके फेवर में कैसे काम हो, कैसे हर बड़ी चीज, नवरत्नों की एक एक बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे इनके हाथ में जाए, इसके लिए जुनरकर साहब, आपके पार्टी में कुछ बीजेपी के लोग हैं जो बार बार उनको हेल्प करते हैं। मणिशंकर अय्यर कहा कि पाकिस्तान को अब कम मत समझिए, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, बार उससे पहले विजय विजय तिवारी जी कहा कि जो हेमंत खरखरे पे गोली लगा वो कोई पुलिस ऑफिसर था जो लॉयल था आरएसएस के, उनके थ्रू ये हो गया है। और उज्जवल निकम ने बराबर ढंग से ट्रायल नहीं किया। चन्नी साहब ने कहा जब भी इलेक्शन आता है तो सेना पर अटैक होता है। तो अलग अलग लोग बार इस प्रकार से कहना, मोदी जी को ताकत मिलता है, मोदी जी बार इसको देखें कि राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र सुरक्षा। तो हाउ डू यू सी इट, व्हाई डू दे डू इट? अब सिर्फ दिग्विजय सिंह का बोलना बाकी है। जुनरकर जी, इसके भी दो जवाब है। एक तो सर ऐसा है कि ये इनके अपने अपने वक्तव्य है, और जहां तक मैंने ये पढ़ा है कि इन्होंने कहा था कि जो उनका जूना वीडियो है, कुछ पुराना स्वेटर था, उस स्वेटर पे से उन्होंने पहचान के कहा कि ये मेरा पुराना वीडियो है, वो आज का उसका कोई कहना नहीं है। और बाकी लोगों के जो वक्तव्य है, आपने सही बोला, पर वो उनके खुद के वक्तव्य, हमारे पार्टी के साथ वो वक्तव्य और वो पॉलिसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। जुनरकर साहब, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दो। पिछली बार जब उन्होंने कहा था वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पे किसी ने पूछा कि भाई मोदी जी आप कितनी देर तक प्रधानमंत्री रहेंगे, कब हटेंगे प्रधानमंत्री? तो उन्होंने कहा आप हमारी मदद कर दो हटाने में। ऐसा मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री के लिए, और अब जाकर ये बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए सर। तब राहुल गांधी जी ने स्वयं निर्णय लिया और मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निष्कासित किया, सस्पेंड किया, निलंबित किया 2 या 3 साल के लिए। अब वो वापस आ गए हैं और फिर दोबारा वही काम कर रहे हैं। सर परमानेंटली उनको एक्सपेल क्यों नहीं कर देते? मणिशंकर अय्यर जी को एक बार आप उनके ऊपर अलविदा जुमा पढ़ दो ना, बोलो ना थैंक यू, जाइए। सर बिल्कुल पार्टी उसके ऊपर गंभीरता से विचार करेगी,
आज की तारीख में मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके वक्तव्य के साथ पार्टी नहीं है, हम लोग कोई भी नहीं है। और जब भी प्रदेश के अंदर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कोई बात आएगी, सम्मान की बात आएगी, तब फिर वो आदरणीय मोदी जी रहेंगे या कोई भी पार्टी का प्रधानमंत्री रहेगा, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। जी जुनेकर साहब, बार बार अब कितने बार आप बोलोगे कि ये उनका पर्सनल व्यूज है, पार्टी का व्यूज नहीं है? बिकॉज संगठन जब चलता है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, यू कैन पुल द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये सब सीनियर लीडर है आपके, बहुत सीनियर लीडर है। सैम पिट्रोडा जी तो राजीव गांधी जी उससे पहले चालू था उनका संबंध कांग्रेस के साथ, और बार बार ऐसे व्यक्ति जो रिसेंट उन्होंने कहा कि ईस्ट के लोग चाइनीज दिखते हैं, साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं, वेस्ट के लोग अरब दिखते हैं, लोग तो नॉर्थ के लोग, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिस प्रकार से मोदी जी ने हर मंच पर ये उठाना शुरू कर दिया। भले आप बोलो कि सैम पिट्रोडा का पर्सनल ओपिनियन है, सैम पिट्रोडा कैन नॉट हैव अ पर्सनल ओपिनियन ड्यूरिंग द इलेक्शंस। हाउ कैन ही हैव अ पर्सनल पर्सनल यू कैन से एक्सप्लेनेशंस टू एवरीथिंग ड्यूरिंग द ओकेजन? नहीं हो सकता। एक संगठन में डिसिप्लिन क्या इसलिए हो रहा है कि कमजोरी है संगठन में? हाउ डू यू सी इट? सर, इसके इंटरप्रिटेशन काफी अलग अलग हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सब चीजें अलग अलग प्रकार से दी गई है, और हम लोग भी बोलते हैं कि विविधता में एकता है। हमारी फौज के भी अलग अलग मराठा इन्फेंट्री है, और फिर अलग अलग प्रकार की नामों की, राज्य के नामों की अलग अलग प्रकार के ये भी है। तो पर ये सब चीजें से हम लोग कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। उनका क्या इंटरप्रिटेशन होगा वो अपने आप बता सकते हैं। लेकिन एक थर्ड पार्टी, एक तीसरा, एक तटस्थ आदमी के हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि हर प्रकार के लोग हमारे देश में है और हम सबका आदर करते हैं। सब लोग विविधता में कैसे एकता है, ये बचपन से हम लोग स्कूल से हम लोग पढ़ते आ रहे कि फूलों का गुच्छा है, अलग अलग प्रकार के फूल है, और फिर ये सब अलग अलग सर ऐसा है कि आज की तारीख में तो आपने हथियार दे दिया ना बीजेपी को, आपको आपके ऊपर चलाने के लिए। सर कोई देखो, ऐसा है कि ऐसे हथियारों से जीत के अगर बीजेपी आती है, ये पहले आती थी, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये सब हथियारों की धार कम हो गई। अभी इस अच्छा, ये बता दीजिए, ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती, आपकी सरकार अगर आ जाती, तो कुछ और देख रहे हैं क्या? सब नीचे कुछ देख रहे हैं आप? मतलब क्या कुछ सब ठीक है ना? आपकी नजर जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, तो मैंने इसलिए पूछा सब ठीक तो है? स्क्रीन आपका हिल रहा था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि आप शायद राम मंदिर का शुद्धिकरण कराने वाले हैं। आपने ये कहा कि चारों शंकराचार्य नहीं आए थे प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए, इसलिए अब हम लोग उनको जाकर के इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि आप आइए और श्री राम मंदिर का, रामलला मंदिर का अयोध्या में शुद्धिकरण कीजिए। क्या कुछ ऐसा है सर? सर, राजकारण और धर्म सत्ता ये दोनों चीजें अलग अलग है। हम लोग को उस मंदिर के बारे में कोई निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। जो चारों शंकराचार्य है, विद्वान है, और उनका वो अधिकार है। जैसे भी उनको ही ये सब एक्चुअली सौंपना चाहिए था, काम होना चाहिए था। अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है तो ये पूरा मंदिर ही उनके हाथ में सौंपेंगे, उनको जो सही लगे वो करेंगे। राजकीय सत्ता का एक ही काम है कि उनको कहाँ हमारी जरूरत है, कहाँ उनको कमजोरी है, उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों में गैप रख के चलेंगे, तभी हम हर प्रकार के धर्म के। जुनेकर साहब, गैप नहीं रखा आपने। नाना पाटोले जी ने कहा शुद्धिकरण की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। नाना पाटोले जी ने कहा, महाराष्ट्र के आपके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, शुद्धिकरण चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए। तो क्या इसमें शुद्धिकरण किसका? बिकॉज बीजेपी कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जाने के बाद नाना पाटोले जी ने ऐसे कमेंट पास किए। क्या ये सच है, या मोदी जी को टारगेट कर रहे थे कि ओबीसी समाज के व्यक्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? क्या है सच्चाई जुनेकर साहब? सर, इन्होंने देखो सेंट्रल विस्टा में भी किसी को बुलाया नहीं, आप, और ये मंदिर के इस समय भी किसी को बुलाया नहीं। तो शुद्धिकरण के दो अर्थ है कि एक तो ये एक गलत प्रकार से आधा मंदिर का पूरा किया नहीं आपने, उसके पहले आपने उद्घाटन किया, आप अभी पूरा जब हो जाएगा तब अच्छे से होगा काम, ये भी उसका अर्थ हो सकता है।
तो मैं अच्छा अर्थ लेके चलता हूँ। पटोले साहब का जो बोला वो अच्छा अर्थ ही मैं वही लेके चलता हूँ कि शुद्धिकरण मतलब सबका मन का शुद्धिकरण हो जाए, सबको इकट्ठा बुलाओ, सबको इकट्ठा बिठाओ, गरीबों को भी बिठाओ। खाली बड़े बड़े हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी को बुला के उन लोग को मंदिर दिखाना, ये सब दिखाना, वो सब अच्छी बात नहीं है। तो शुद्धिकरण का मतलब आपका सबका मन शुद्ध हो जाए और सब इकट्ठा होके भारत की एकता अखंडता को दर्शाए, ये उनका कहना है, ऐसा मैं मानता हूं। जी जुनागढ़ साहब, चलते चलते तो जो सवाल हमेशा मैं पूछता ही हूँ आपसे भी, बाकी सब लोगों से भी, तो सर कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? कितनी सीटें आ रही हैं सर? कितनी सीट आ रही है? सर हम सरकार बना रहे हैं, एग्जैक्ट कितनी सीटें आ रही है ये बताने में अभी मैं सक्षम नहीं हूं। सर सरकार बनाने के लिए आपको 272 चाहिए, 272, क्योंकि 543 सीट्स हैं लोकसभा में, आपको 272 चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। तो इंडिया अलायंस की 272 आएंगी सर। 300 के ऊपर हम लोग जाएंगे सर, 300 के ऊपर। 300 के ऊपर, तो कहने का मतलब ये हुआ अगर आप 300 के ऊपर जाएंगे तो बीजेपी तो मतलब 150 पे रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आंकड़ा आप लिख लेना, ये शो भी आप लिख लेना सर। 150 बीजेपी 150। राहुल गांधी जी ने कहा कि 303 में से बीजेपी का 303 में से कांग्रेस 150 छीन लेगा। 150 राहुल गांधी जी ने कहा, तो सच्चाई है। बिल्कुल सर, 150 आएगी। ये लोग 400 पार बोल रहे हैं, ये लोग डर चुके हैं। और एक चरण होने के बाद सर और इनके कॉमेडी शो टाइप के भाषण आपको सुनने को मिलेंगे। अभी पागल हो गए हैं लोग, आधे इस प्रकार से बड़े बड़े नेता, उम्र के बड़े नेताओं को अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं। इससे मालूम पड़ रहा है सर कि गेम ओवर हो चुका है। मराठी में एक कहावत है बीरबल बादशाह की स्टोरी में कि पोपट मर चुका है, खाली आंखें खुली है, वो स्टाइल है उनका। 150 150 में सब गेम खत्म, 150 में खेल खत्म। क्या बात है सर। He believes राहुल गांधी राहुल गांधी के कट्टर चलिए जुनेगर साहब, ये बात हमारी पहले भी हो रही थी जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों स्टेट्स जीतने वाली है और तीनों में हार गई। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो आपकी प्रेडिक्शन है, इस बार जो आपका विश्वास है, वो तथ्यों पर ज्यादा ठोस बैठेगा। उम्मीद यही कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय नामबिहार साहब, जय राजीव बजाज। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Well, you can't fault you can't fault the Congress spokespersons for their enthusiasm. They're very enthusiastic all the time. But then, as I keep saying, that the best opportunity for the Congress to win was, say, in Rajasthan, in the state assembly elections in 2023, and they weren't able to. They lost by 1.6%. The vote share was just less by 1.6%. The BJP won, and I don't know what's going to happen this time. The situation is very volatile, sir. I mean, volatile in the sense that out of 250 seats plus, which they were fighting 1-1, the Congress then had, I think, single-digit victory margin. Now, when Rahul Gandhi ji says 150 mein le lunga inse, 303 mein se, that means he is targeting in this 1-1 contest, he is targeting at least 50% victory. I hope so. 50% of the margin of 50% of the seats, BJP Congress will win. So let's ask Mr. Arun Samant. Yes, sir. Arun Samant साहब इस वक्त